दोस्तों, आज की कहानी तीन शातिर चोर और एक लाचार बुढ़िया की कहानी है। यह कहानी सुनकर पत्थर की तरह मजबूत दिल रखने वाले की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जिस गरीब बुढ़िया ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर बेटी के विवाह के लिए धन इकट्ठा किया, उसके साथ शातिर चोरों ने कौन सा व्यवहार किया, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। पुराने समय की बात है, जब एक नगर के से कुछ दूर बसी हुई एक शांत बस्ती में तीन शातिर चोर रहते थे। उनकी चालाकी यह थी कि वो तीनों आम लोगों की तरह ही दिखाई देते थे। उनका पहनावा बिल्कुल साधारण था। बोलचाल में वो सबके साथ बड़ी ही नरमी से पेश आते और देखने में वे बहुत ही नेक और भले इंसान लगते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत ही शरीफ समझते थे। यहाँ तक कि उन सभी के अपने परिवार वालों को भी उनकी असलियत के बारे में मालूम नहीं था। परंतु सच्चाई तो यही थी कि वो तीनों रात के अंधेरे में दूर दराज के इलाकों में चोरी करने के लिए निकल जाते थे और फिर चोरी करके बहुत ही सफाई से सुबह होने से पहले ही अपने गांव में वापस आ जाते थे। ये तीनों ना सिर्फ चोर थे बल्कि बहुत ही पक्के दोस्त भी थे। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि सुख हो या दुख उन्होंने कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। कोई मुसीबत आ जाए तो तीनों मिलकर उसका सामना करते थे। वे तीनों एक दूसरे पर बहुत ही विश्वास करते थे और हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। उनमें से एक का नाम हीरा, दूसरे का नाम शेरा और तीसरे का नाम रोशन था। रोशन और हीरा के अपने अपने परिवार थे, लेकिन शेरा इस दुनिया में बिल्कुल ही अकेला था। उसके ना तो माता पिता थे, न भाई बहन और ना ही कोई रिश्तेदार। वो अपने बाकी दोनों दोस्तों को ही अपना परिवार समझता था। एक दिन की बात है, उन तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने कहीं से सुना था कि यहाँ से 5 कोस दूर बादलपुर गांव का एक नगर है। वहाँ पर बहुत ही अमीर लोग रहते हैं, जिनके घरों में सोना चांदी और कई कीमती चीज़ें भरी रहती हैं। उन तीनों के दिलों में लालच आ गया और उन्होंने सोचा कि अगर वहाँ पर एक बड़ा सा हाथ बांध लिया जाए तो एक ही रात में हम तीनों की किस्मत बदल सकती है। इसके बाद तो उन्हें कोई भी छोटी मोटी चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ना ही हर रात उन्हें खतरा झेलना पड़ेगा। तो तीनों ने सोच विचार करके पूरी योजना तैयार कर ली और आखिरकार वो तीनों इस काम के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह हीरा और रोशन अपने अपने परिवार वालों से कहने लगे कि वह किसी काम की तलाश में दूसरे नगर में जा रहे हैं और उन्हें वापस आने में कुछ समय लग जाएगा। और फिर तीनों दोस्त बादलपुर के लिए निकल पड़े। उनका सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि बादलपुर यहाँ से काफ़ी दूर था। सफ़र काफ़ी लंबा थका देने वाला था, लेकिन उन तीनों के अंदर वहाँ से मिलने वाले धन का लालच उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। वे तीनों जब बादलपुर पहुँचे तो उनके चेहरे पर बिल्कुल भी थकावट नहीं थी, बल्कि उनके चेहरे पर तो ऐसी मासूमियत और सच्चाई थी कि जो भी उनको देखता उन पर तुरंत विश्वास कर लेता। पूरा दिन उन्होंने शहर का चक्कर लगाया और शाम होते होते वे सभी एक सराय में पहुँचे। सराय के मालिक से उन्होंने बात की और यह बताया कि वे तीनों व्यापार के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए हैं और उन्हें रात बिताने के लिए जगह चाहिए। सराय के मालिक को भी वे तीनों व्यापारी ही लगे। उसे तो यह बात अंदेशा भी नहीं था कि असलियत में वो तीनों चोर और लुटेरे हैं। उन्हें सराय में रहने के लिए जगह मिल गई। उन्होंने खाना खाया, आराम करने लगे, लेकिन उन तीनों के दिमाग में सिर्फ एक ही विचार चल रहा था और वह था आज रात बड़ा सा हाथ मारने का, जो उन तीनों की किस्मत बदल सकता था। उन तीनों ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर आराम करने लगे। जब रात गहरी हो गई और चारों तरफ सन्नाटा पसर गया, तब वो तीनों दबे पांव सराय से निकलकर छिपते छिपाते अपनी बनाई हुई योजना के अनुसार एक घर की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने दिन के समय पहले ही उस घर को दूर से देख लिया था। वह एक पुराना लेकिन किसी अमीर का घर लगता था। उन तीनों ने इस घर में डाका डालने का फैसला किया। उन्होंने चारों तरफ घूमकर उस घर का मुआयना किया और फिर कान लगाकर सुनने लगे कि घर के अंदर कितने आदमी हो सकते हैं। थोड़ी देर तक इंतजार और जांच पड़ताल करने के बाद उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि इस घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं और यही समय घर में डाका डालने के लिए बिल्कुल ठीक है। और वह तीनों धीरे से दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर दाखिल हो गए। वह दबे पांव छिपते छिपाते घर के अंदर जा रहे थे और घर के अंदर हो रही हर हलचल को महसूस कर रहे थे। उनके दिल तेज़ी से धड़क रहे थे, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि आज वह यहाँ से मालामाल होकर ही जाएंगे।
वे तीनों घर के अंदर कीमती गहनों, पैसों और कीमती चीज़ों की तलाश करने लगे। घर के एक कमरे की तलाशी पूरी करने के बाद जब वो दूसरे कमरे में पहुंचे तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत गहरी नींद में सोई हुई नजर आई। वह काफ़ी बूढ़ी थी और पूरी तरह से बेखबर लग रही थी कि उसके घर में क्या हो रहा है। उन तीनों चोरों ने धीरे धीरे बाकी कमरों की तलाशी जारी रखी। आखिरकार एक कमरे में पहुंचकर उनकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि उस कमरे में उन्हें एक बहुत ही बड़ा संदूक नज़र आ रहा था। अक्सर पुराने घरों में इस तरह के संदूकों में कीमती सामान और जेवर रखे जाते थे, इसलिए उस संदूक को देखते ही तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जब उन्होंने वह संदूक खोला तो उनका अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। संदूक के अंदर से एक सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली मिली और कुछ कीमती सामान भी था। यह सब देखते ही उन तीनों की आंखों में खुशी और लालच साफ साफ दिखाई देने लगा, जैसे उनकी मेहनत रंग ले आई हो। लेकिन उन तीनों को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उन तीनों के साथ आगे क्या होने वाला है। वे तो बस अपने चोरी के काम में मगन थे, इसलिए उन तीनों ने बिना कोई देरी किए रात के अंधेरे में सारा चोरी का माल घर से बाहर निकाला। और यह काम उन्होंने इतनी सफाई और इतनी शांति से किया कि किसी को कुछ भी खबर ना लगी। उन तीनों चोरों ने अपने साथ लाए हुए घोड़ों पर अपना सामान लादा और अंधेरे में ही वह नगर छोड़कर अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। लेकिन अब उन तीनों के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई थी। उनके पास जो चोरी का सामान था वो बहुत ही ज़्यादा था, जिसके कारण उस सामान को छिपाना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। तब रोशन कहने लगा कि अगर हम तीनों इस सारे सामान के साथ गांव में दाखिल हो जाएंगे तो हर कोई हमसे यही पूछेगा कि सिर्फ एक ही दिन में हमारे पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई, और इससे हमारी चोरी का भेद खुल सकता है। इसलिए हमको ये चोरी का सारा माल कहीं पर छिपा कर रखना होगा। हीरा कहने लगा, तो क्यों ना हम हमारी बस्ती के बाहर जो सुनसान खंडर है वहाँ पर जाकर इस सारे चोरी के माल को छिपा दें। बाकी दोनों दोस्तों को भी ये बात बहुत ही पसंद आई और उन्होंने चोरी का सारा माल वहीं छिपाने का फैसला कर लिया। और फिर वह तीनों रात के अंधेरे में ही बस्ती के बाहर उस पुराने खंडर में गए। वहाँ पर उन्होंने अपना सारा चोरी का माल छिपा दिया, लेकिन सोने की असरफियों से भरा हुआ वो थैला उन्होंने अभी अपने साथी शेरा के हवाले कर दिया, क्योंकि उसका मानना यह था कि शेरा का कोई परिवार तो है नहीं, इसलिए जब वह घर पहुँचेगा तो कोई भी उससे पूछताछ नहीं करेगा। और इस सारे सामान में सबसे ज़्यादा कीमती है सोने के सिक्कों की थैली ही है। बाकी का सारा सामान उन सब ने खंडर में एक ऐसी जगह पर छिपा दिया जहाँ पर किसी की नज़र ना जा सके। सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला अब शेरा के पास था और फिर वहाँ से वह तीनों अपने अपने घरों को चले गए। उन तीनों ने अपने चेहरे के हाव भाव ऐसे बना लिए थे जैसे वह बहुत ही थके हुए और निराश हों और उन्हें दूसरे शहर में जाकर कोई काम न मिला हो और वे खाली हाथ घर लौट कर आए हों। रोशन और हीरा ने अपने परिवार वालों को यही बताया कि उन्होंने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई काम नहीं मिला, इसलिए वो लोग वापस आ गए। दूसरी तरफ शेरा उनके पास, जिसके पास सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला था, उसने वह थैला खोला। उसके मन में विचार आया, क्यों न इन सोने के सिक्कों की गिनती कर ली जाए ताकि इन सिक्कों को अपने दोस्तों के साथ बांटना आसान हो जाए। और उसने सिक्कों की गिनती शुरू कर दी। गिनती जब पूरी हुई तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वह पूरे 1000 सोने के सिक्के थे। उस ज़माने में यह बहुत बड़ी रकम थी। शेरा का दिल खुशी से झूमने लगा और जब उसने थैली को अच्छी तरह से देखा तो उसमें से एक चिट्ठी, जिसके हाथ लगी वो चिट्ठी बहुत ही अजीब थी। शेरा ने वह चिट्ठी पढ़नी शुरू की। उसने अभी चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया ही था कि उसके हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर और दुख के कारण वह ज़मीन पर भी बैठ गया और सारी दौलत और सिक्कों के बारे में वह भूल ही गया था। चिट्ठी में कुछ इस तरह से लिखा था कि मेरी प्यारी बेटी, पता नहीं तुम अब कहाँ पर हो। तुम्हारा पिता भी अब इस दुनिया से चल बसा है। अब मैं भी आखिरी सांसें ले रही हूँ। मैंने अपनी और तुम्हारे पिता की सारी जमा पूंजी और कीमती सामान तुम्हारे लिए इस कमरे में रख दिया है। तुम जब भी आओगी तो यह तुम्हारा दहेज है। हमारी तरफ से तुम इसे स्वीकार कर लेना और शादी कर लेना। खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारना। मुझे पता है कि तुम्हारी शादी सिर्फ गरीबी के कारण टूट गई है। यह सोचकर मैं अपनी सब कुछ बेचकर तुम्हारे लिए कीमती सामानों सोने के कुछ सिक्के तुम्हारे लिए छोड़े जा रही हूँ।
मैं तो मरी जाऊंगी, लेकिन तुम अपना जीवन खुशी से गुजार लेना। बेटिया, गरीबी बहुत ही बुरी चीज़ है, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ कर सकती थी, तुम्हारी बदनसीब माँ। और फिर चिट्ठी पढ़कर शेरा की आंखें पछतावे में भर गईं। अब उसे वह सिक्कों की थैली एक बोझ लगने लगी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। एक चोर होने के बावजूद वो फूट फूट कर रोने लगा। वो सिक्कों से भरी हुई थैली को देखता रहा। वैसे तो थैली सोने के सिक्कों से नहीं, बल्कि उसके गुनाहों से भरी हुई हो। और फिर उसे अपनी माँ याद आ गई, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। वो सोचने लगा कि अगर ये मेरी माँ की चिट्ठी होती और ये मेरी बहन का दहेज होता और उसे कोई लूट कर ले जाता तो मेरे ऊपर क्या बीतती। यह विचार आते ही उसके मन में पछतावे की आग भड़कने लगी। उसने किसी तरह से वो रात काटी और सुबह होते ही वो अपनी बाकी दोनों साथियों यानी हीरा और रोशन के पास पहुंच गया। शेरा के चेहरे पर परेशानी और शर्म साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई और वह चिट्ठी अपनी जेब से निकालकर उन दोनों के सामने पढ़ने लगा। फिर कहने लगा कि मैं तो ये सिक्के और सारा सामान वापस करने जा रहा हूँ। यह हम लोगों का नहीं है, बल्कि किसी माँ की आखिरी उम्मीद है। हीरा और रोशन ने जब उसकी बात सुनी तो वह दोनों चुपचाप खड़े रहे। उन दोनों के दिलों में एक तूफान सा उठ रहा था। उनमें से रोशन आगे बढ़ा और कहने लगा, नहीं दोस्त, तुम यह काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर कोतवाल को इसके बारे में पता चल गया कि यह सारा सामान तुम्हारे पास था तो तुम्हारे हाथ ही काट दिए जाएंगे और साथ ही पता नहीं कौन सी सज़ा तुम्हें दी जाएगी। और वैसे भी यह सारा सामान अब हम तीनों ने एक साथ मिलकर लूटा है, और अगर तुम सारा सामान वापस लौटा दोगे तो इसमें हमारा हिस्सा भी वापस चला जाएगा, और यह बात मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। फिर हीरा कहने लगा कि तुमने ठीक कहा रोशन, हम यह सामान बिल्कुल भी वापस नहीं करेंगे। किस्मत से हमारे हाथ लगा है। हम एक चिट्ठी के कारण यह कीमती सामान और सोने के सिक्कों की थैली अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। शेरा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लेकिन शेरा बड़ी ही नरमी और सच्चाई के साथ बोला कि ठीक है, अगर तुम दोनों ने यही फैसला किया है तो मैं तुम दोनों का हिस्सा अपनी जेब से तुम्हें दूंगा, और अगर कोतवाल की सजा भी मुझ पर आ गई तो मैं वह भी हंसकर स्वीकार कर लूँगा। लेकिन मैं एक माँ के आंसू और एक बदनसीब बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एक गुनहगार चोर हूँ, लेकिन इतना मतलबी और इतना बेशर्म नहीं हूँ। अगर मैंने यह सारा सामान वापस नहीं किया तो मेरा यकीन करो कि मैं पागल हो जाऊँगा। इस चिट्ठी में लिखी हुई बातें मेरे दिल को छलनी कर रही हैं। और फिर शेरा ने अपने दोस्तों की रजामंदी या नाराज़गी की परवाह नहीं की और सारा सामान घोड़े पर लादा और सिक्कों से भरी हुई थैली ली और अकेला ही बादलपुर की तरफ से रवाना हो गया। वो सारा दिन सफ़र करता रहा। थका होने के बावजूद भी उसका दिल अब काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसके दिल से कोई बड़ा बोझ उतरने वाला हो। आखिरकार को शाम के समय उस नगर में पहुंच गया जहां से वह सब कुछ शुरू हुआ था। वो गलियों से गुजरा, उस पुराने घर की तरफ चलने लगा। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद उसे वो घर मिल ही गया। उसे पक्का विश्वास था कि उस घर में अभी भी बूढ़ी औरत के अलावा और कोई नहीं होगा, इसलिए वह सीधा बेधड़क घर के अंदर चला गया। पर जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा तो उसे कमरे में से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। उसके दिल में एक डर सा बैठ गया। आखिर यह सब क्या मामला है? जब धीरे धीरे वह कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि वह बूढ़ी औरत अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उसकी मौत हो चुकी थी। कमरे में जो औरत रो रही थी उसे देखकर शेरा सोचने लगा कि शायद वह वही लड़की है जिसके लिए वह चिट्ठी लिखी गई है। शेरा ने जब उससे पूछा तो पता लगा कि वह उस बूढ़ी औरत की बेटी नहीं थी, बल्कि वह तो पड़ोस में रहने वाली एक पड़ोसन थी जो उसके मरने वाली बूढ़ी औरत की देखभाल किया करती थी। फिर शेरा ने वह सारा सामान एक एक करके कमरे में वापस रखना शुरू कर दिया। उसने सिक्कों से भरा हुआ वह थैला भी वहीं पर रख दिया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वह सारा सामान वहाँ से मिला था। वो ये सारा काम इस तरह से कर रहा था जैसे किसी की अमानत वो अपने असली हकदार तक पहुँचा रहा हो। इस दौरान वो पड़ोस की औरत जो रोए जा रही थी उसको हैरानी से देखने लगी। उसने पूछा कि भाई तुम कौन हो? शेरा ने धीरे से जवाब दिया कि मैं इनका रिश्तेदार हूँ। उस औरत ने शक भरी नज़रों से शेरा को देखा और कहा कि पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। यह बात सुनकर शेरा चुप होगा ही रहा। वह कुछ न बोल सका। उसने सच बताने की ज़रूरत महसूस नहीं की, क्योंकि अंदर ही अंदर वह भी जानता था कि वह उसका कोई रिश्तेदार नहीं है।
और अगर वह सच बता देता तो उसे शहर के कोतवाल के सामने ले जाया जाएगा। इसके बाद शेरा ने अपनी इच्छा से मोहल्ले के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उस बूढ़ी औरत का अंतिम संस्कार करवाया और फिर उसी घर में रह गया। अब वह उस बूढ़ी औरत की बेटी का इंतजार कर रहा था जिसके लिए यह सारी अमानत रखी गई थी। वैसे तो शेरा एक डाकू था, लेकिन उसका यह बर्ताव दिखाता था कि उसके अंदर आज भी इंसानियत जिंदा थी, क्योंकि इंसान की पहचान उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। अब शेरा उस घर में ही रहने लगा। वह बिल्कुल चुप और अपने विचारों में डूबा रहता। अब तो उसे सिर्फ उस लड़की का ही इंतजार था जिसके लिए यह सारा सामान रखा गया था। वह रोज दरवाजे पर खड़ा होकर इंतजार करता। कई बार वह गांव के लोगों से पूछता, लेकिन कोई उसे खबर न मिली। और फिर कुछ दिन गुजरे। एक दिन अचानक एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन परेशान हालत में एक लड़की घर में दाखिल हुई। जैसे ही उसने कमरे में एक अजनबी को बैठे हुए देखा तो उसकी चीख निकल गई। वह पूछने लगी कि तुम कौन हो? मेरी माँ कहाँ पर है? मेरे पिताजी कहाँ पर हैं? शेरा ने धीरे से जवाब दिया, मैं इस शहर में नया आया हूँ। तुम्हारी माँ पिछले कई दिनों से बीमार थी और अभी कुछ दिन पहले ही उसकी मौत हो गई है। मुझे यह भी पता लगा है कि तुम्हारे पिता भी कुछ महीने पहले ही इस दुनिया से चल बसे हैं। यह सुनते ही लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी हालत देखकर शेरा का दिल भर आया। तब शेरा ने अपने आप को संभाला और फिर उस लड़की को हौसला देते हुए कहने लगा, मौत तो एक दिन सच्चाई है जो हर किसी को आनी है, और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो इस दुनिया से चले जाना ही उसका नसीब होता है। लेकिन मुझे तुम पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा है कि तुम उन्हें इस हालत में छोड़कर क्यों गई थी। लड़की चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। शेरा की बातों में गुस्सा था, लेकिन उसके गुस्से में इंसानियत और सच्चाई भी थी। इस लड़की ने पहली बार किसी अजनबी की आंखों में अपने लिए इतनी हमदर्दी महसूस की थी। वो कांपती हुई आवाज़ में कहने लगी कि माता पिता की इच्छा के अनुसार ही कुछ समय पहले एक दूसरे शहर में अपनी बुआ के पास चली गई थी। उस समय मेरे माता पिता दोनों बिल्कुल ठीक थे। लगता है कि उनकी अचानक ही मौत हो गई और उनकी मौत की खबर मुझे नहीं मिली। पता नहीं क्यों, या फिर मुझे किसी ने बताया ही नहीं। शेरा चुपचाप यह सब कुछ सुन रहा था और फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उसने सब कुछ सच सच उस लड़की को बता दिया कि मैं यह बात स्वीकार करता हूँ कि मैं एक डाकू हूँ और तुम्हारे घर में से यह सब कुछ कीमती सामान लूट कर मैं ले गया था। अगर तुम चाहो तो मुझे सज़ा दिलवा सकती हो, मुझे कोतवाल के पास ले जा सकती हो, या फिर मुझे माफ़ कर सकती हो। फैसला तुम्हारे हाथों में है। लड़की की आंखों में से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उन आंसुओं में दुख के साथ साथ शेरा के लिए हमदर्दी भी थी। अब उसके दिल में उस डाकू के लिए एक खास जगह बन गई थी। शेरा वहाँ से उठा और जब जाने लगा तो बोला, अब यह सोने के सिक्कों की थैली और यह सारा सामान, कीमती सामान और यह घर सब कुछ तुम्हारे हवाले है। अगर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े या कोई मुश्किल आए तो मेरा घर यहाँ से 5 कोस दूर जलाल बस्ती में है। वो लड़की फ़ौरन बोली, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने जिस ईमानदारी और नेक दिली से मेरी माँ की अमानत मुझे वापस की है, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो ये सिक्के रख लो और यहीं पर कोई व्यापार शुरू करो, पर मुझे छोड़कर मत जाओ। और फिर कुछ समय के बाद दोनों ने शादी कर ली। अब शेरा कोई डाकू नहीं था बल्कि एक ईमानदार व्यापारी बन चुका था। कुछ समय के बाद उसकी पुरानी बस्ती के दोनों दोस्त हीरा और रोशन भी उससे मिलने के लिए आए। जब उन्होंने उसकी बदली हुई ज़िंदगी देखी, उसका सम्मान देखा, उसका सुकून देखा और उसके परिवार को देखा, तो उन दोनों के दिल भी पिघल गए और उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला किया। वे दोनों भी शेरा के साथ उसके कारोबार में शामिल हो गए और इस तरह से शेरा नाम का वह डाकू एक कामयाब और धनी व्यापारी बन चुका था। अपनी ईमानदारी की वजह से उसने वह सब कुछ हासिल कर लिया था जो कभी कभी बहुत मेहनत करने पर भी नहीं मिलता। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी दूसरे की मजबूरी या लाचारी का फ़ायदा न उठाकर बल्कि इंसानियत के नाते उसकी सहायता करनी चाहिए, जिस तरह से शेरा नाम के इस डाकू ने की, जिसका नतीजा यह हुआ कि उसे न सिर्फ डाकू की ज़िंदगी से छुटकारा मिला बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत हुई और एक अच्छा घर और एक अच्छा जीवन साथी भी मिल गया। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।